मेरा नाम सना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो मैंने कभी किसी को पूरी तरह नहीं सुनाई। आज सुन रही हूँ आपको, इसलिए कि शायद आप में से कोई उस मोड़ पार खादी हो जहाँ मैं कभी खादी थी, और शायद मेरी कहानी आपके काम आ जाए। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। अब्बू अभी अभी गए थे और मैं बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ एक छोटा भाई था मेरे पास, और एक उम्मीद के जो लोग अपने होते हैं वो साथ देते हैं। चाचा का घर मैंने पहली बार तब देखा था जब मैं 7 साल की थी। हराई रंग का लोहा दरवाजा, भारी, चमकदार, मजबूत। अंदर से रोटियां पकने की खुशबू आती थी। आंगन में बच्चे डोट रहते थे। दीवारें नारंगी रंग से रंगी हुई थीं और उन पर फूलों की बेल थी। बाहर से देखने वाला कोई भी कहता, कितना प्यारा घर है, कितना महफूज, कितना अपना। और मैं भी यही सोचती थी। मैं यकीन रखती थी कि घर, खास तौर पर किसी अपने का घर, चाचा का घर, अब्बू के भाई का घर, हमेशा पनाह की जगह होती है। टूटी हुई इंसान के लिए एक सहारा। मगर इस घर ने मुझे कुछ और ही सिखा। लेकिन उस घर की दीवारें बात करती थीं, और जो अनहोन ने मुझे बताया वो मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी। जो मुझ पर उस घर में गुजरा वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, और शायद आप अपने आस-पास के लोगों को नए नज़र से देखना शुरू कर दें। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए पहले मुझे आपको वो जिंदगी दिखानी होगी जो उस घर से पहले थी। वो दिन जब सब ठीक था, जब अब्बू थे, जब मेरी दुनिया मुकम्मल थी। हमारी जिंदगी छोटी थी, मगर मुकम्मल थी। अब्बू स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल, मोहल्ले के बच्चे, पुरानी सी कुर्सी और एक कला बोर्ड, यही उनकी दुनिया थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, कभी रही भी नहीं। मगर अब्बू ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि कुछ कम है। वो इस तरह जियास करते थे जैसे इज्जत से जीना ही असली दौलत है, और शायद थी भी। हमारा घर छोटा था। 2 कमरे, एक रसोई और एक आंगन जिसमें अब्बू ने खुद अपने हाथों से एक नीम का दरख्त लगाया था। वो दरख्त आज भी होगा वहाँ, मगर अब उस आंगन में मेरा कोई हिस्सा नहीं। अम्मी टू टैप चली गई थीं जब मैं 13 साल की थी। उसके बाद हम 3 अब्बू, मेन और मेरा छोटा भाई बिलाल। बिलाल उस वक्त 19 साल का था। शरीफ, सीधा, थोड़ा सा खामोश, बिल्कुल अब्बू जैसा। मैं उसकी बड़ी बहन थी, मगर कभी कभी लगता था जैसे वो मुझे संभलता है, मेन यूज नहीं। जुम्मे के दिन अब्बू बाजार से ताज़ा फल लाते थे। सर्दी की सुबह फजर के बाद हम दोनों मिलकर कुरान पढ़ते थे। अब्बू की आवाज़ धीमी होती थी, मगर लफ्ज़ों में ऐसा सुकून होता था जो मैं आज भी महसूस करती हूँ। रसोई में अदरक वाली चाय की खुशबू, बिलाल की हंसना, अब्बू का वो एक जुमला जब कोई बात आची लगती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब मेरी जिंदगी थी। ये सब मेरा घर था। चाचा कभी कभी आते थे, अब्बू के छोटे भाई, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा मीठी बातें लेकर। अब्बू उन्हें देखकर खुश होते थे। अब्बू कहते थे, सना, रिश्तेदार वो होते हैं जो तकलीफ में काम आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बात मुझे इतनी जोर से याद आएगी। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस पाल को मैं सबसे ज्यादा डरती थी, वो पाल आया, और जिस तरह से आया, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मंगल का दिन था। अब्बू सुबह वज़ू किया, फजर पढ़ी, चाय पाए, अपना झोला उठाया और घर से निकल गए जैसे हर रोज निकलते थे। वो वापस नहीं आए। मोहल्ले के 2 लोग उन्हें उठा कर लाए। अब्बू की आंखें बैंड थीं।
चेहरा सुकून में था, बिल्कुल ऐसा जैसे सो रहे हो मगर वो सो नहीं रहे थे। दिल का डोरा था। डॉक्टर ने कहा, रास्ते में ही हो गया था। कुछ खबर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई वक्त नहीं मिला। बस चले गए। मैं दरवाजे पार खादी थी जब उन्हें लाया गया। मैंने उनका चेहरा देखा। मैंने कुछ सोचा नहीं। मैंने कुछ महसूस नहीं किया। सिर्फ एक ख्याल था, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। मगर था। चाचा 2 घंटे में आ गए। आते हाय रोने लगे, जोर जोर से। अब्बू को जान कह रहे थे, सीना पीट रहे थे। मोहल्ले वाले देख रहे थे। सब कह रहे थे, देखो कितना दुखी है बेचारा, अपने भाई को कितना चाहता था। चाचा ने सब कुछ संभाल लिया। जनाजा, गुस्ल, कफन, मेहमानों का खाना, सब। लोग उन्हें दुआ देते रहे। सब ने कहा, बहुत अच्छा आदमी है, भाई का हक अदा कर दिया। मैं एक कोने में बैठी सब देख रही थी। रोना नहीं आया। बात करना नहीं आया। कोई दुआ याद नहीं रही। सिर्फ एक सुन्नापन था, अंदर भी, बाहर भी। बिलाल मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। हम दोनों बस बैठे रहे। रात ज्यादा हो गई तो चाचा और चाची दूसरे कमरे में चले गए। दरवाजा बंद था, मगर आवाजें आ रही थीं। धीमी, रुकती हुई, कुछ हिसाब जोड़ती हुई सी आवाजें। मैंने लफ्ज नहीं सुन पाए, मगर जो महसूस हुआ वो आज भी याद है। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अम्मी भी नहीं, अब्बू भी नहीं, और जो बचा था वो भी शायद अपना नहीं था। कुछ दिन गुजरे। चाचा ने कहा कि हम दोनों, मैं और बिलाल, उनके घर आ जाए। कहा कि अकेले क्यों रहो, अपना घर है। मैंने हाँ कर दी। अब्बू का नाम लेकर की गई दुआ याद करके मैं चली गई उस घर में। हम आ गए उस घर में, अपना घर बंद करके। अब्बू की चरपाई, उनका झोला, उनकी किताबें, सब वहीं छोड़ के बस 2 झोले और एक दुआ लेकर। पहले कुछ दिन सच में अच्छा लगा। चाची ने खाना खिलाया, गरम, आची तरह बना हुआ। चाचा शाम को बैठकर बातें करते थे, अब्बू को याद करते थे, आंखें भर लाते थे। नादिया और ओमर, उनके बच्चे, ठीक द, ना ज्यादा करीब, ना ज्यादा दूर। मुझे लगा शायद मैं गलत सोच रही थी। शायद ये घर सच में अपना था। शायद अब्बू की रूह को सुकून मिलेगा ये देख कर के हम महफूज है। मैंने अपने अंदर की बेचैन आवाज को चुप करा दिया। मगर जिंदगी ने मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया। धीरे धीरे, इतना धीरे कि मैं पकड़ भी ना सकूं, कुछ बदलने लगा। चाची की आवाज, जब वो सोचती थी मेन सन नहीं रही, थोड़ी अलग होती थी। एक खास खराशी, एक रुका हुआ लहजा। काम करते वक्त अगर मैं कमरे में आ जाती तो बात अधूरी रह जाती। हंसी अचानक रुक जाती। मैंने खुद को समझाया, ग्रीफ में हूँ, शायद ज्यादा सोच रही हूँ। फिर चाचा ने पूछना शुरू किया। पहले यूं ही, गुजरते गुजरते, सना बेटी, अब्बू के कागजात कहाँ रखे हैं? घर का कोई डॉक्यूमेंट था? मैंने बता दिया। सीधा, बिना सोचे। वो मेरे अब्बू के भाई थे, उन्हें क्यों शक करता? कुछ दिन बाद फिर पूछा, इस बार बैंक की पासबुक के बारे में। कहा कि कुछ सेटलमेंट करनी है, मैं संभाल लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने हाँ कर दी। एक सुबह चाचा एक भारी सा ब्राउन फोल्डर लेकर बाहर निकले। मैंने बर्तन धोते धोते देखा। अनहोन ने कहा, थोड़ी कागजात की काम है, अभी आता हूँ। मैं मुस्कुरा दी। वापस बर्तन धोने लगी।
उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो मेरे घर के कागजात लेकर जा रहा था। रात को बिलाल मेरे पास आया। धीरे से बोला, दीदी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, शुक्र करो बिलाल, अपने हैं, छत तो है सर पर। वो चुप हो गया, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। काश मैंने तब सुना होता। और तभी वो हुआ जो मुझे आज भी रुला देता है, जब राज खुला, जब आंखें खुले, जब समझ में आया कि अपने क्या होते हैं और दुश्मन कौन होते हैं। 6 महीने गुजर गए, और उस रात, वो रात जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, मेन बाथरूम से वापस आ रही थी। रात के 2 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। मैंने सुना, चाचा और चाची अपने कमरे में बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं सो गई हूं। मैंने रुककर सुनना शुरू किया। चाची कहते थे, अब घर ट्रांसफर हो गया है। अब इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। उस छोटे को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उसकी उम्र भी कम है। बस 1-2 साल का सवाल है। मैं हवा में जम गई। मेरा नाम था वो बात में। मेरी बीमारी, मेरी बुराई। चाचा ने कहा, हाँ, बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया है। उनकी सिग्नेचर फोटोकॉपी से बनाई थी। मैनेजर ने कोई सवाल नहीं किया। मेरे हाथ थार थराने लगे। चाची ने कहा, उनके बाप ने कुछ नहीं छोड़ा इनके लिए। वैसे भी एक टीचर की तनख्वाह से क्या होता है। मैंने अपने हाथों को देखा। अब्बू ने क्या कुछ नहीं छोड़ा था। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की। उन्होंने हर एक पैसा बचाया, सिर्फ इसलिए कि हम कभी भूखे ना सोएं, कभी मजबूर ना हो। मैं चुपचाप वापस चली गई। किसी को चीख सुनाई नहीं दी, किसी को रोना नहीं दिखा। मैं अपने कमरे में आ गई और बिलाल के पास लेट गई। उसकी आंखें बंद थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। मैंने छत को देखा और सोचा, जो लोग मुझे कहते थे अपनी बेटी समझो, उन्होंने ही मुझे अकेले छोड़ दिया उस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुबह हुई तो मेंढू लॉगॉन के पास गई। एक मेरी खाला थी, अब्बू की बहन, और एक अब्बू का एक पुराना दोस्त, उनकी स्कूल में साथ पढ़ने वाला। खाला ने कहा, कोर्ट और पुलिस के चक्कर मत करो सना, इज्जत जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और वो दोस्त, जो अब्बू को अपना भाई कहता था, उन्होंने कहा, चाचा के खिलाफ मत जाओ, वो बुरा मानेंगे। फैमिली में कोई बात नहीं रह जाती तो लोग क्या कहेंगे। और उस रात, वो रात जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, मेन बाथरूम से वापस आ रही थी। रात के 2 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। मैंने सुना, चाचा और चाची अपने कमरे में बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं सो गई हूं। मैंने रुककर सुनना शुरू किया। चाची कहते थे, अब घर ट्रांसफर हो गया है। अब इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। उस छोटे को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उसकी उम्र भी कम है। बस 1-2 साल का सवाल है। मैं हवा में जम गई। मेरा नाम था वो बात में। मेरी बीमारी, मेरी बुराई। चाचा ने कहा, हाँ, बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया है। उनकी सिग्नेचर फोटोकॉपी से बनाई थी। मैनेजर ने कोई सवाल नहीं किया। मेरे हाथ थार थराने लगे। चाची ने कहा, उनके बाप ने कुछ नहीं छोड़ा इनके लिए। वैसे भी एक टीचर की तनख्वाह से क्या होता है। मैंने अपने हाथों को देखा। अब्बू ने क्या कुछ नहीं छोड़ा था। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की। उन्होंने हर एक पैसा बचाया, सिर्फ इसलिए कि हम कभी भूखे ना सोएं, कभी मजबूर ना हो। मैं चुपचाप वापस चली गई। किसी को चीख सुनाई नहीं दी,
किसी को रोना नहीं दिखा। मैं अपने कमरे में आ गई और बिलाल के पास लेट गई। उसकी आंखें बंद थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। मैंने छत को देखा और सोचा, जो लोग मुझे कहते थे अपनी बेटी समझो, अनहोनी ने ही मुझे अकेले छोड़ दिया उस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुबह हुई तो मेन डू लॉगॉन के पास गई। एक मेरी खाला थी, अब्बू की बहन, और एक अब्बू का एक पुराना दोस्त, उनकी स्कूल में साथ पढ़ने वाला। खाला ने कहा, कोर्ट और पुलिस के चक्कर मत करो सना, इज्जत जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और वो दोस्त, जो अब्बू को अपना भाई कहता था, अनहोनी ने कहा, चाचा के खिलाफ मत जाओ, वो बुरा मानेंगे। फैमिली में कोई बात नहीं रह जाती तो लोग क्या कहेंगे। हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए। और उस रात, वो रात जो मेरी जिंदगी की सबसे तारीक रात थी, मैं एक ऐसे मोड़ पार खादी थी जहां से दो रास्ते थे। एक रास्ता जो मुझे इंसान रखता। बिलाल सो रहा था। उसकी सांस की आवाज बराबर आ रही थी, गहरी, मासूम, बेखबर। मैं कमरे के फर्श पर बैठी थी। कमर दीवार से लगी हुई थी, घुटने सीने से लागी ह्यूदा। कमरा अंधेरा था मगर मैंने बत्ती नहीं जलाई। रोशनी नहीं चाहिए थी। रोशनी में सोचना पड़ता है। अंधारे में सिर्फ महसूस किया जाता है और उस वक्त मैं सोचना नहीं चाहती थी। मैं बस ये फैसला करना चाहती थी। एक पुर्जा मेरे हाथ में था। उस पर एक नाम था, एडवोकेट जुल्फिकार। मोहल्ले के लोगों से सुना था, दबे लफ्जों में, इशारों में, कि ये आदमी मुश्किल काम करता है। कागजत बनाता है, स्टैम्प्स लगाता है, सवाल नहीं करता, बस पैसा चाहिए उससे और वो काम कर देता है। मेरे पास पैसा नहीं था, मगर अम्मी की एक पुरानी अंगूठी थी, सोना। मैंने सोचा था, हिसाब लगाया था, रात भर लगाया था। ख्याल आया, अगर चाचा झूठ से मेरा घर ले सकता है, तो मैं सच की जगह झूठ से वो कागजत क्यों नहीं बना सकती जो सच की तस्दीक करे। जुल्म के जवाब में जुल्म तो नहीं होगा, सिर्फ बराबरी होगी। और फिर अब्बू का चेहरा याद आया। वो कहते थे, सना, हरम का रास्ता सीधा लगता है, मगर वो ले जाता है और दूर ले जाता है, समझदार की मंजिल से। मैंने तब हाँ कही थी और आगे बढ़ गई थी। मगर अब अब्बू नहीं थे। अब कोई समझाने वाला नहीं था। अब सिर्फ मैं थी, एक सोया हुआ भाई था और ये पुर्जा था। लेकिन हाथ उठा नहीं। कहीं अंदर, बहुत गहरे, बहुत धीरे, कुछ रुका। शायद अब्बू का अक्स था। शायद अम्मी की दुआ थी। शायद सिर्फ थकान थी। मैं नहीं जानती। मैंने पर्स को फोल्ड किया। उससे दाढ़ी के नीचे रख दिया। कहा अपने आप से, सुबह देखूंगी, सुबह सोचूंगी। फिर आंखें उठी और झोली में अब्बू वाला कुरान नजर आया। वो छोटा सा नीलाई रंग का कुरान जो अनहोनी ने मुझे मेरे 18वें बर्थडे पा दिया था। कहते थे ये तेरे साथ रहना चाहिए हमेशा। मैंने उठा लिया। कोई सूरा याद नहीं आई। कोई रुकू याद नहीं आया। बस खोला और पढ़ने लगी, आंखें भर भर आती थीं, लफ्ज धुंधले होते थे, मगर मैं पढ़ती रही। और फिर मैंने बात की अल्लाह से। कोई तमीज नहीं थी उसमें, कोई तरतीब नहीं, कोई अल्फाज याद किए हुए नहीं थे। बस ये निकला, अल्लाह, मैं हार गई हूँ। बिल्कुल हार गई हूँ। मैं नहीं जानती क्या करना है, कहाँ जाना है, किसे कहना है। मगर तू जानता है। तू ही कुछ कर। मैं नहीं कर सकती अब अकेले। और फिर कुछ अजीब हुआ। सीना हल्का हुआ।
एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, वो बोझ थोड़ा सा सरका। आंसू रुके नहीं मगर सांस आने लगी। वो दाढ़ी के नीचे वाला पुर्जा अभी भी था। मैंने सुबह का वादा किया अपने आप से। आंख लग गई। पहली बार काफी दिनों में नींद आई। और फिर ऐसा हुआ जो मुझे आज तक हैरान कर देता है, जो मुझे हर मुश्किल में याद आता है और हिम्मत देता है। सुबह उठने पर सब कुछ बादल चुका था। सुबह आंखें खुले तो फोन स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल थी। अनजान नंबर, दूसरे शहर का कोड। मैंने सोचा कोई गलती से लगा दिया होगा, मगर कुछ था जो कहता रहा, वापस करो। मैंने कॉल की। एक बूझक खातू की आवाज आई, धीमी, थामी हुई, मगर साफ। बेटी, मैं हज्जन बीबी हूँ। तुम्हारे अब्बू के साथ पढ़ती थी। 15 साल साथ रही हूँ उस स्कूल में। टीचर्स के ग्रुप में खबर मिली उनके जाने की। बहुत दुख हुआ। तुमसे बात करनी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई। अनहोन ने फिर कहा, बेटी, ठीक हूँ आप? और बस एक ये सवाल, और मैं टूट गई। हफ्ते भर का रोका हुआ सब कुछ एक साथ निकला। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, चाचा, कागजत, बैंक अकाउंट, दोनों कमरे का वो रात वाला मंजर, खाला का जवाब, मास्टर राशिद का मुंह फेरना। सब कुछ जैसे कोई बांध टूट गया हो। दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर हज्जन बीबी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, तुम्हारे अब्बू ने एक काम किया था जो अनहोन ने किसी को नहीं बताया। कुछ साल पहले जब वो मेरे पास आए थे किसी काम से, अनहोन ने मुझसे एक कागज पर गवाह के तौर पर साइन करवाए थे। एक रजिस्टर्ड वासियात थी, वकालत ऑफिस में दर्ज। उसमें सिर्फ तुम्हारा और बिलाल का नाम था। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा था और साइन किया था। मेरा हाथ कांपने लगा। और सना बेटी, उस वकील का नंबर अभी भी मेरे फोन में महफूज है। मैंने फोन हाथ में पकड़ा रहा। आंखें बंद हो गई। अब्बू का चेहरा आया, वो खामोश, साधारण सा चेहरा जिस पर कभी कोई शान नहीं थी, सिर्फ एक सीधापन था। अनहोन ने किसी को नहीं बताया, ना मुझे, ना बिलाल को। चुपचाप अपने बात का इंतजाम कर गए, जैसे वो जानते थे कि मैं अकेली बैठ सकती हूँ। अनहोन ने अपने बाछों का ख्याल अपनी जिंदगी में ही नहीं, अपनी मौत के बाद भी रखा था। मैंने फोन रखा और फर्श पर रखे कुरान को देखा, वही खुला हुआ, वही जगह जहां रात मैं छोड़ गई थी। इस बार आंसू अलग थे। दर्द के नहीं, यकीन के थे। अल्लाह ने सुना था। उस रात, उस टूटी हुई दुआ को, उस अधूरी जुबान को, सब सुना था। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया था। अब मुझे चलना था। मैंने हिम्मत करके एक फैसला किया, और इस बार मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। अगला दिन सुबह की पहली रोशनी में मैंने बिलाल को जगाया। धीरे से, इतनी धीरे से कि चाचा के कमरे तक आवाज ना जाए। उसने आंखें खोली, मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा। शायद वो भी जानता था कि ये वक्त सवाल का नहीं, चलने का है। हमने अपने झोले उठाए। सिर्फ अपना, वो सब जो चाचा के घर का था, वहां छोड़ दिया। कोई चीज नहीं उठाई जो हमारी नहीं थी। कोई लफ्ज नहीं बोला जो जरूरत नहीं था। मैंने दरवाजा आहिस्ता बंद किया, हराई रंग वाले दरवाजे को एक बार देखा और मुड़ गई। हज्जन बीबी की बेटी सुंबुल ने अपना घर खोल दिया। बिना सवाल के, बिना शाट के। जब तक जरूरत हो, रहो, उसने कहा। उस एक जुमले में मुझे वो एमाइले हफ्ते भर में किसी रिश्तेदार ने नहीं दिया था। वकील साहब से मुलाकात उस दूसरे दिन हुई।
अनहोनी ने अब्बू की वासियात की फाइल निकाली, रजिस्टर्ड, स्टैम्प्ड, कानूनन मुकम्मल। सना और बिलाल, सिर्फ यही दो नाम दिए कागज पर। वकील साहब ने पढ़ा, सर उठाया और कहा, ये केस मजबूत है। लीगल नोटिस चाचा के घर भेजी गई। चाचा का जवाब आया, पहले इनकार, फिर गुस्सा। अनहोनी ने मोहल्ले में कहना शुरू कर दिया कि मैं बेशरम हूं, कि बाप के मरने के बाद चाचा के खिलाफ खड़ी हो गई। कुछ बुजुर्ग आए, समझाने कि घर का मसला घर में रखो। मैंने सीधा जवाब दिया, घर मेरा था, कागजत मेरे हैं और वकील मेरे हैं। आप दुआ करें। अनहाफ्टन में एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त दारी के नीचे वो पुर्जा मिला, एडवोकेट जुल्फिकार का नाम, वो पता, वो रात की तकलीफ का निशानी। मैंने उसे खोला भी नहीं, सीधा कचरा दान में डाला। अब्बू, आपकी बेटी ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। हाफ्टी गुजरे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे इंतजार था, और जिस दिन का चाचा को शायद खौफ था। सच ने अपनी जगह ले ली, और वो लोग जो मेरे सामने खड़े थे, वो झुके। अदालत ने फैसला सुना दिया। वासियात रजिस्टर्ड थी, गवाह मौजूद थे, कागजत मुकम्मल थे। चाचा के पास कोई रास्ता नहीं था। अब्बू का घर, वो 2 कमरे, वो नीम का दरख्त, वो छोटी सी रसोई, कानूनन हमारा था, हमारा ही रहा था। किसी के हाथ में डीन का चाचा को कोई हक नहीं था। मोहल्ले में खामोशी छा गई। वो लोग जो कहते थे घर का मसला घर में रखो, वो अब नजर चुराते थे। खाला जब कभी सामने पड़ती थीं तो रास्ता बादल लेती थीं। मास्टर राशिद ने एक बार दूर से देखा, फिर मुंह फिर लिया। किसी ने माफी नहीं मांगी, मगर शर्मिंदगी थी, खामोश, बोझल, चेहरा झुकने वाली शर्मिंदगी। चाचा एक बार आए, अकेले। बिलाल घर पर नहीं था, मैं अकेली थी। वो दरवाजे पर खड़े रहे और धीमी आवाज में बोले, सना, जो हुआ सो हुआ, मगर अब खानदान की इज्जत का ख्याल करो, इतना बढ़ाओ मत करो। मैंने उन्हें देखा, पूरा देखा। वो आदमी जो अब्बू के जनाजे पर रोया था, जो जान जान कहता था, वो आज इज्जत की बात कर रहा था। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, चाचा, अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी। मैं उनका घर वापस लेने आई हूं, कोई जंग नहीं करती। वो कुछ नहीं बोलाई, चले गए। हम घर वापस आए उस शाम। बिलाल ने अंदर कदम रखा तो रुक गया, आंखें भर आई। मैंने उसका हाथ थामा, कुछ नहीं कहा। रात को मैं अब्बू वाले कमरे में बैठी, वही जगह जहां वो फजर के बाद कुरान पढ़ते थे। मैंने वही छोटा नीलाई रंग का कुरान खोला, कुछ आयात पढ़ीं। आवाज कान पी, मगर रुकी नहीं। अंधेरा खत्म हुआ था, हम घर थे। आज जब मैं उस रात को याद करती हूँ, वो 3 बजे वाली रात, तो मुझे समझ आता है कि अल्लाह ने कब क्या किया और क्यों किया। और मैं आपको जो सीख देना चाहती हूँ, वो कोई किताब की बात नहीं, ये मेरी अपनी जिंदगी का सच है। कुछ दिन पहले मैं उस गली से गुजरी जहाँ चाचा का घर है। हराई रंग का दरवाजा अभी भी वैसा ही था, नारंगी दीवारें, आंगन में बच्चों की आवाजें, सब वैसा ही। बाहर से देखने वाला आज भी कहता, कितना प्यारा घर है। मैं रुकी नहीं, मगर नफरत भी नहीं आई। बस एक सोच आई कि घर सिर्फ दीवारें नहीं होती। इस सफर ने मुझे 3 चीजें सिखाई जो मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। पहली ये, रिश्तेदार खून से नहीं, अमल से पहचाने जाते हैं। जो तकलीफ में साथ खड़ा हो, वो अपना है, चाहे अनजान हो। जो तकलीफ में मुंह फेरे, वो गैर है,
चाहे खून का रिश्ता हो। दूसरी ये, हरम का रास्ता कभी मत चुनना, चाहे सच का रास्ता कितना ही तारिक लगे। अल्लाह ने मेरा हाथ तब थामा जब मैंने खुद अपना हाथ रोक लिया। सब्र बेकार नहीं जाता, कभी नहीं जाता। और तीसरी, अब्बू ने मुझे घर दिया, मगर उससे बड़ा ये कि अनहोन ने मुझे कुरान दिया। वो ले गए सब कुछ, मगर ईमान नहीं ले जा सके। अपने बच्चों को ईमान दे के जाना, ये सबसे बड़ी विरासत है। उस घर ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मगर जो घर मेरे सीने में था, वो कोई नहीं तोड़ा।